दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। विश्व के भूगोल के अंतर्गत सूर्यातप एवं तापमान, चक्रवात, हवाएं एवं स्थानीय पवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। दोस्तों ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के विश्व के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सूर्यातप एवं तापमान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। दोस्तों आप देख लीजिए, कथन है कि वायुमंडल अधिकांशतः ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं, तो ये भी आपका कारण भी सही है। सही उत्तर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वायुमंडल और पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यातप कहा जाता है और सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वह लघु तरंग सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला उसका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातली या पार्थिव विकिरण कहते हैं। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इन दोनों यानी सूर्यातप और पार्थिव विकिरण के अंतर के परिणाम स्वरूप वायुमंडल गर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों द्वारा हरित गृह जैसे व्यवहार के कारण वैश्विक तापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। बिल्कुल सही है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, सही नहीं है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि विश्व में सूर्यातप का वितरण तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है और सूर्यातप के अवशोषण के कारण धरातल गर्म होता है और इससे धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। ऊपरी वायुमंडल में वायु विरल और आर्द्रता का अभाव होता है, इसलिए कथन 1 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य जो है तीनों की तुलना में सूर्यातप को परावर्तित करता है? बालू मरुस्थल, धान की फसल युक्त भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि या प्रेयरी भूमि? तो सही उत्तर नवपात हिम से आच्छादित भूमि। दोस्तों पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30 से 35% है, जबकि सर्वाधिक एल्बिडो नवपात हिम से आच्छादित भूमि इसका 75 से 95% है। बालू मरुस्थल का एल्बिडो 20 से 30%, धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो 3 से 15% और प्रेयरी भूमि का एल्बिडो 10 से 20% है। तो याद रखिएगा, नए नए जो हिम गिरता है या बर्फ गिरता है उससे आच्छादित भूमि का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति या वापसी या परावर्तन की शक्ति? तो सही उत्तर ऑप्शन डी वापसी की शक्ति। दोस्तों किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है और जमी हुई बर्फ का एल्बिडो उच्च होता है, जिसका तात्पर्य है वह सौर विकिरण को अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जबकि हरित क्षेत्रों जैसे वनों और मैदानों का एल्बिडो कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, तो ये सही नहीं है। दूसरा कथन है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, तो ये आपका सही है। केवल 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सागर का आकार जितना बड़ा होता जाता है वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है, इसलिए अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है।
उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, बिल्कुल सही है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, गलत है। हिम शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवाम वृत्त और ध्रुवों के बीच उपस्थित है, सही है। जेट वायु धाराएं अधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, तो बिल्कुल सही। इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका सही नहीं है। क्यों? आप जान लीजिए कि सामान्यतः भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापक्रम कम होता जाता है, लेकिन अधिकतम सूर्यातप प्राप्त करने वाली तापीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है, इसलिए कथन भी आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पर? तो ये आसान सा प्रश्न है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये पृथ्वी पर उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर विकिरण के कारण, ऑप्शन बी। दोस्तों, मेघीय रात या बादल आच्छादित रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है और साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। अब आगे आइए देखते हैं चक्रवात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, चक्रवात या साइक्लोन सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायु दाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायु दाब बढ़ता जाता है, इसलिए परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। तो पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित या स्पाइरल इनवर्ड होती है। और आप जान लीजिए, चक्रवात में वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होती है। दोस्तों, अवस्थिति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधी चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात। इसके अलावा एंटी साइक्लोन भी होता है दोस्तों, जिसको प्रति चक्रवात कहते हैं। वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम जिसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है और बाहर की ओर घटता जाता है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। जेट वायु प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ये आपका सही नहीं है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही। चक्रवात में वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, गलत। तो केवल और केवल कथन 2 आपका सही है, ऑप्शन सी। दोस्तों, जेट प्रवाह जो है पृथ्वी सतह से 5 से 9 मील ऊंचाई पर सामान्यतः पश्चिम से पूर्व में दोनों गोलार्धों में बहने वाली तीव्र हवा है। तीव्र चक्रवातों के केंद्र में जहां निम्न दाब तथा उच्च दाब बाहरी वातावरण की तुलना में लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, चक्रवात का आंख कहलाता है। कमजोर चक्रवातों में ये विश्रृंखलित हो जाता है, इसलिए उसमें आंख नहीं मिलती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है, बिल्कुल सही है। और कारण है, हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायु दाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है, इसके कारण परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इस तरह जो सरफेस विंड होता है या पृष्ठीय वायु के केंद्र चक्रवात के केंद्र के ऊपर स्पाइरल इनवर्ड होती हैं, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसरित या अवरोहित होती है।
कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात के दिए गए रेखा चित्र में ए बी सी डी, देखिए ए बी सी और डी में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है? तो सही उत्तर डी पर। यहाँ पर देखिए ये जो डी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत अधिक वर्षा तड़ित झंझावात के साथ होती है। आप जान लीजिए चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों और तापक्रमों के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद हो जाता है, वायु दाब गिरने लगता है, पक्षाभ और पक्षाभ स्तरीय मेघ छा जाते हैं। उष्ण वाताग्र ए के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाता है। चूंकि इस वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, इसलिए वर्षा मंद गति से होती है। उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश बी का आगमन होता है। मौसम में अचानक और तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वाताग्र डी आ जाता है, जिसके साथ तापक्रम गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, आकाश पुनः मेघाच्छादित हो जाता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीत वाताग्र के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, इसलिए इस भाग की वर्षा मूसलाधार होती है, लेकिन ये अल्पकालिक कम विस्तृत क्षेत्र में और तड़ित झंझायुक्त होती है। शीत वाताग्र के गुजर जाने पर शीत वृत्तांश सी का आगमन होता है, जिससे आकाश मेघ रहित होकर स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कहाँ पर? तो सही उत्तर कैरोबियन सागर में। दोस्तों टार्नेडो जो है समस्त उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में आते हैं, लेकिन कैरोबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र मुख्यतः मिसिसिपी मैदान प्रमुख टार्नेडो क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, किसे आप सामान्य टार्नेडो से संबद्ध करेंगे? तो सही उत्तर यूएस से जो है यहाँ पर टार्नेडो आते हैं कैरोबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टार्नेडो एली कहा जाता है? तो सही उत्तर मिसिसिपी मैदान को। दोस्तों इस टार्नेडो एली में मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मापक टार्नेडो की तीव्रता के मापन में प्रयोग में लाया जाता है? तो सही उत्तर फुजीटा स्केल। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो टाइफून से चीन सागर प्रभावित होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। ऑस्ट्रेलिया में विली, चीन में दोस्तों जो है टाइफून, भारत में चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बिली, चीन में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विली क्या है? तो विली दोस्तों उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन जो है दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में और बागियो फिलीपींस में आने वाला तूफान है। तो ये महत्वपूर्ण सुमेलन हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि संयुक्त जो सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देशों का सुमेलन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैगुओ, तो बैगुओ जो है दोस्तों ये फिलीपींस में, हरिकेन आप जानते हैं हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में और विलीज ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। तो 3 4 2 और 1, तो यहाँ पर 3 4 2 और 1 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उनके देशों का मिलान करना है। तो इसमें अभी तक आपको याद हो गया होगा, बिली-बिली ऑस्ट्रेलिया में, टैफू जो है जापान में, बागियो बागियो जो है ये फिलीपींस में आने वाला तूफान है, और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 2, 3, 1, 4 यहाँ पर मिलान करिए। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए या हरिकेन द्वारा हुए नुकसान के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर साफिर सिम्पसन मानक। दोस्तों साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग जो है हरिकेन से हुई क्षति या नुकसान के मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है किसका? तो सही उत्तर तूफान का। अगला प्रश्न है निम्न चक्रवातों में किसने भारत को प्रभावित नहीं किया? अयला, नरगिस, थाड़े या नीलम? तो सही उत्तर नरगिस ने। नरगिस चक्रवात जो है ये इससे म्यांमार में तबाही हुई थी। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। और आप जान लीजिए उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, इसका कारण समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होना है। अब आइए दोस्तों हवाएं या पवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला है कथन। कथन के आधार पर आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। पहला है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। और शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियालिस प्रभाव से होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों आप जान लीजिए धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक बल या डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जी कोरियोलिस के द्वारा किए जाने के बाद इसका नामकरण कोरियालिस बल कर दिया गया। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का जो पवन प्रतिरूप है वो दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का वामावर्त होता है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा यानी दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी वामावर्त होते हैं। तो ये कथन आपका गलत है। कारण है दोस्तों कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियालिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। तो ये आपका सही है, कथन गलत जबकि कारण सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होती है, इसका कारण क्या है? तो पहला है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है, ये गलत है। तो केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 से 35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 से 65 डिग्री के बीच गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी पवन को पछुआ या पश्चिमी पवन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण ये अधिक जटिल हो जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रिय यानी सामान्य गति वाली और शीत ऋतु में अधिक सक्रिय हो जाती हैं। सागर के ऊपर चलने के कारण ये हवाएं नमी से परिपूर्ण होती हैं और अपने अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में
पर्याप्त वर्षा करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इनकी गति इतनी तेज होती है कि हवाएं तूफानी हो जाती हैं। पछुआ पवने के साथ प्रचंड झंझा चले करते हैं। इनकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा कहते हैं। पृथ्वी अपनी अक्षरेखा के सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इस घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विचलन होता है। इस तरह वायु की दिशा को विक्षेपित करने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। और वायु की दिशा में विक्षेप की प्रक्रिया के प्रथम अध्ययनकर्ता कोरियोलिस थे। कोरियोलिस बल दोनों गोलार्धों में समान रूप से लगता है। इनमें केवल दिशा परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? तो सही उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों को इन नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये पवनें दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। अगला प्रश्न है, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं, गलत है। ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं, सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, सही है। और मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम के साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, बिल्कुल सही। तो 2, 3 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, रोरिंग फोर्टीज शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो उत्तर है ये सशक्त समुद्री हवाएं जो कि 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य चलती हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो आप जान लीजिए, इसका कारण पृथ्वी का घूर्णन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचलन कोरियोलिस बल के कारण होता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला बल है। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं कौन सी? तो सही उत्तर भूमध्य सागर लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। ये क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत है और ये पेटी गतिजन्य होती है और ग्रीष्मकाल में इन अक्षांशों में व्यापारिक हवाएं तो और शीतकाल में पछुआ पवनें चलती हैं। तो यहाँ पर जो है कोई एक निश्चित विकल्प जो है आप सही नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो सही उत्तर मानसून जलवायु का। दोस्तों, मानसून पवनें वे पवनें हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। डॉक्टर रामा शास्त्री के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं जिनकी दिशा मौसम में परिवर्तन के साथ उत्क्रमण हो जाता है। अगला प्रश्न है, चिनूक पवनों का संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर शीतकाल तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों, चिनूक का अर्थ बर्फ खाने वाला है। उत्तर में कोलोराडो, यूएसए से ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर उतरती हैं। सर्दियों और शुरुआती वसंत के दौरान चिनूक हवाएं सबसे आम हैं। चिनूक एक गर्म हवा है जो सर्दियों में चलती है और इसलिए थोड़े समय में तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है जिससे पशुओं के चरने के लिए चारागाह की भूमि उपलब्ध हो जाती है। पवनों के बाद आइए स्थानीय पवन या लोकल विंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्नों को देख लेते हैं। स्थानीय पवनें या लोकल विंड तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं और बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। ये पवनें क्षोभ मंडल के निचली परतों तक ही सीमित होती हैं। प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, फान जो है ये आपका आल्पस पर चलने वाली स्थानीय पवन है। सिमूम
तो सिमूम जो है ये कुर्दिस्तान में, सेंटा एना याद रखिएगा, सेंटा एना कैलिफोर्निया और जोंडा अर्जेंटीना में चलने वाली पवन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 2 3 1, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, फान आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क पवन है। कुर्दिस्तान इसी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। सेंटा एना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है और जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉन एक स्थानीय पवन है कहाँ की? तो सही उत्तर है फॉन दोस्तों स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फॉन आल्प्स पर्वत सही सुमेलित है, बोरा पोलैंड सही सुमेलित नहीं है, मिस्ट्रल राइन घाटी सही है और खमसिन मिस्र में बहने वाली स्थानीय पवन है। बोरा दोस्तों एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है, इटली का उत्तरी भाग इससे प्रभावित होता है, ये पोलैंड में नहीं चलती है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, सिराको सिसिली, ब्लिजार्ड चिली ये सही नहीं है और नॉर्वेस्टर्स भारत ये सही है। दोस्तों ब्लिजार्ड, तो ब्लिजार्ड जो है ये बर्फ युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं, इनका प्रवाह क्षेत्र जो है दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है। चिली इसके अंतर्गत नहीं आता है और नॉर्वेस्टर भारत में चलने वाली मानसून पूर्व तड़ित झंझा है जिन्हें काल वैशाखी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर रुधिर वर्षा होती है? तो इटली में। दोस्तों सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क और रेत भरी पवन सिराको कहलाती है। इस पवन के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये पवनें भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा प्रदान करती हैं। जब वर्षा के साथ लाल रेत नीचे बैठती है तो इसे ही रुधिर वर्षा या ब्लड रेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिराको फ्रांस, बोरा इटली, ब्लिजार्ड कनाडा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सिराको फ्रांस में बहने वाली हवा नहीं है और सिराको दोस्तों ये आप जान लीजिए कि सिराको सहारा मरुस्थल में से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क और रेत भरी पवन है। बोरा इटली में, ब्लिजार्ड कनाडा में। 2 और 3 आपके सही सुमेलित हैं, आप देखिए। और इसमें सिराको जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो केवल 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जाड़े का तापमान बढ़ा देती हैं। दोस्तों चिनूक का अर्थ होता है हिमभच्छी या हिम खाने वाली। ये राकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे उतरने वाली गर्म और शुष्क पवन है। दक्षिण में कोलोरेडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रवाह से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है और बर्फ पिघल जाती है। शीतकाल में भी हरी भरी घासें उगाती हैं और ये पशुपालकों के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे चारागाह बर्फ मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, पवन और देश का मिलान करना है और बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सेंटा एना कैलिफोर्निया सही सुमेलित है, हबूब सूडान सही है, यामो जापान सही है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया ये आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि मिस्ट्रल ये जो है ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग विशेषकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है, न कि ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन और देश। तो लेवेस स्पेन में सही है, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में सही है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में सही है, शामल ऑस्ट्रिया में गलत है। दोस्तों शामल जून जुलाई महीने में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवा है जो इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में उत्तर या उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है।
लेवेश स्पेन में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विश्व के भूगोल के अंतर्गत सूर्यातप एवं तापमान, पवन, स्थानीय पवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।